नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं सबीना तामंग देशमुख। 10 बज चुके हैं और 10 बजे की हर जरूरी खबर के साथ हम हाजिर हैं। इस वक्त की 5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जिस पर नजर हमारी बनी हुई है, जिसकी पूरी डिटेल आप तक पहुंचाने वाले हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना केस 2,61,000 को पार कर गए। दिल्ली में 24 घंटे में आपको बता दें कि 24,375 नए मामले सामने आए, तो वहीं 167 जिंदगियां मौत में तब्दील हो गई। दिल्ली के हालात पर अरविंद केजरीवाल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वहीं कुंभ से लौटने वालों के लिए दिल्ली, गुजरात में गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। वाराणसी में कोरोना को लेकर पीएम मोदी की आज अहम बैठक होने वाली है। कल भी हाई लेवल मीटिंग हुई थी और आज भी ये अहम बैठक वाराणसी में होने वाली है। इस वक्त की 5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। ये 10 बजे की वो 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। कोरोना ब्रेकिंग के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं आखिर वो तमाम अपडेट्स क्या हैं जो हालातों को इस वक्त बयां कर रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, संबंधित विभाग की तरफ से एक तरफ कदम उठाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ आंकड़ों के बढ़ने का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये 5 तस्वीरें देखिए। शहर शहर कोरोना का कहर यहां पर बरपता नजर आ रहा है। दिल्ली के का जिक्र करें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीर आपके सामने, लखनऊ की तस्वीर, चंडीगढ़ की ये तस्वीर आपके सामने है। कहीं टेस्टिंग तेजी से हो रही है, कहीं ऑक्सीजन की कमी आ रही है, कहीं बेड नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं नए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हैं। पटना से हमारे संवाददाता रजनीश मौजूद है हमारे साथ, और साथ ही अवनीश हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। और ये तस्वीर देखिए क्या कुछ सामने आ रही है। आप दोनों की तरफ यहाँ पर रुख करेंगे। रजनीश, अवनीश आपकी तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना का कहर किस तरह से जारी है वो आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के सभी रिकॉर्ड यहाँ पर टूट चुके हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 24,375 नए केस सामने आए हैं। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा कोरोना मरीजों का यहाँ पर सामने आया है। 24 घंटे में 167 लोगों की मौत हो गई, 167 जिंदगियों ने दम तोड़ दिया। तो वहीं दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट का जिक्र कर लेते हैं, 24.56% हो चुका है। दिल्ली में फुल एक्टिव मरीजों की तादाद 69,799 है। देखिए 3 तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर 100 से भी कम में आंकड़े आकर सिमट गए थे। एक बेहतर तस्वीर नजर आ रही थी। एक बाढ़ से यहां पर कोरोना मरीजों की देखिए किस तरह से यहां पर सामने आ चुकी है। 24,000 से ज्यादा ये केस देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के हालात क्या कुछ है लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए दिखाते हैं कि कैसे लोग इलाज के लिए यहां दर दर भटकने को मजबूर है। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता अवनीश चौधरी की ये स्पेशल रिपोर्ट। हर बीतते दिन के साथ कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस समय हम राजधानी के LNJP हॉस्पिटल के बाहर हैं, जहां के जो आप विजुअल देखेंगे तो आप अपने आप में समझ जाएंगे किस कदर कितने गंभीर हालात हो चुके हैं। ये जो लोगों की भीड़ नज़र आ रही है, इनके पेशेंट अंदर हैं, कुछ डेड बॉडी के लिए लोग यहाँ आए हुए हैं। हालात इस कदर भयावह हैं कि हम आपको बताएं कि जब शनिवार को शाम को जब आंकड़ा आता है तो मौतों की संख्या एक दिन में होने वाली मौतें 167 को पार कर चुकी हैं। उससे पहले 141 मौतें हुई थी। तो ये हालात हैं राजधानी के। 24,000 नए केस सामने आए शनिवार को ही, यानी कि हर एक घंटे में 1,000 पेशेंट सामने आ रहा है। और इस तरीके से अगर 1,000 पेशेंट सामने आ रहा है प्रति घंटे, 24,000 केस शनिवार को सामने आए, 167 मौतें हुई, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं दिल्ली में हालात किस कदर खौफनाक हैं। और जब हम LNJP हॉस्पिटल आए हैं तो हमें पता चला है यहाँ रात भर एम्बुलेंस की कतारें लगी रहीं। करीब 100 के करीब के एम्बुलेंस यहाँ पे अलग अलग रास्तों पे कतार में खड़ी थी, जिन्हें अंदर हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, अस्पताल में बेड नहीं है, लोग बाहर रो बिलख रहे हैं, सिसक रहे हैं, ना इलाज मिल रहा है। और ये बात है कोविड पेशेंट की, लेकिन जो अन्य बीमारियों या हार्ट अटैक या जो इमरजेंसी में आने वाले पेशेंट हैं, उनको भी इस वजह से इलाज नहीं मिल पा रहा है। एक बुजुर्ग माताजी यहाँ पर बैठी हैं, इनके बेटे को हार्ट अटैक आया लेकिन उसको इलाज नहीं मिल पा रहा है। इनसे ही बात करते हैं। अम्मा, आपके बेटे को क्या दिक्कत हुई? शॉल लगा लीजिए मास्क की तरफ जी। हार्ट अटैक हुआ था पहले। तो हार्ट अटैक हुआ तो क्या इलाज मिल पाया? कब आप हॉस्पिटल आए? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता अंदर इलाज मिल रहा है हॉस्पिटल में? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कैसी कंडीशन है, कैसी तबीयत है आपकी? आखिरी स्टेज पे आ गया आखिरी स्टेज जी। आप जितने लोगों को सुनेंगे उनके दर्द आपकी आंखों में आंसू ला सकते हैं। लोग बेबस हैं, लाचार हैं, रास्तों पर बैठे हुए हैं। जो कोविड पेशेंट हैं उनके अटेंडेंट अलग परेशान हैं। जो अन्य बीमारियों की वजह से इमरजेंसी में यहाँ पर आए हैं उनको इलाज नहीं मिल रहा है। बाबूजी, कैसे रात भर की कंडीशन आपने देखी? आप एम्बुलेंस सर्विस में कब से सेवा में हैं? मेरे को यहाँ सर हो गए 15-16 साल हो गए। और रात आप कब से? रात को मैं 11-12 बजे, रोड बिल्कुल ब्लॉक था,
दोनों तरफ से गाड़ियाँ थी, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से। एक गाड़ी इधर से घुसती तो एक गाड़ी इधर से घुसती गाड़ी रहा। मतलब एम्बुलेंस? एम्बुलेंस। तो पेशेंट बहुत थे रात। कारण क्या था इतनी बड़ी लाइनें लगने का? सर पेशेंट का कारण क्या है, आईसीयू बेड फुल हो चुके हैं इस हॉस्पिटल के अंदर, वो सरकारी प्राइवेट सब में ही फुल है। अब ये जैसे अभी कैट्स लेकर आइए, ये भी अंदर उतरेगा नहीं पेशेंट, ये भी बाहर निकल जाएगा थोड़ी देर बाद। अच्छा। क्यों अंदर जगह है नहीं, स्टाफ इनके पास अभी पूरे अवेलेबल है नहीं इनके पास। मेरे ख्याल दिल्ली में इससे बड़ा हॉस्पिटल एक राजीव गांधी हुआ, एलएनजेपी, यही प्रमुख अस्पताल हैं। जब इनमें ही जगह नहीं मिलेगी तो पेशेंट कहाँ जाएगा? अब ये तो मतलब वाकई स्थिति बहुत बहुत ज़्यादा गंभीर है सर इनकी। जी, और डेड बॉडी भी बड़ी संख्या में यहाँ से निकल रही है। जी जी, बहुत ज़्यादा निकल रही है। जी, शुक्रिया उनकी बात करने के लिए। ये बब्बू हैं, एम्बुलेंस सर्विस देते हैं और रात भर से यहाँ पर ये डटे हुए हैं और इन्होंने ही बताया कि कैसे यहाँ दोनों तरफ की रोड एम्बुलेंस की वजह से ब्लॉक हो गई थी। पेशेंट अंदर भेजे जाते थे लेकिन जगह नहीं मिलने की वजह से उनको यहाँ से भेज दिया जाता था। इस कदर ये सिचुएशन में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसके ऊपर बीत रही है, जिसका पेशेंट कोविड की चपेट में है या इस समय जो अन्य बीमारियों या किसी आघात से पीड़ित है जिसको तत्काल इलाज की ज़रूरत है, वो किस कंडीशन में सरकारी अस्पतालों के भरोसे इलाज करवाए, जबकि इस समय प्राइवेट अस्पतालों में भी जगह नहीं मिल रही है। तो ये हालात दिल्ली के हैं। और अगर हम देश की बात करें तो देश के अंदर एक दिन में 2.5 लाख कोविड पेशेंट सामने आए हैं, मौतें 1500 से अधिक हैं। इन सब के बीच में जो राजधानी का आंकड़ा है वो तो और हैरान करने वाला है, डराने वाला है कि प्रति घंटे 1000 पेशेंट सामने आ रहे हैं। ये स्थिति तब है जब RT-PCR की रिपोर्ट लोगों की पेंडिंग है, 5-5 दिन तक लोगों को रिपोर्ट नहीं मिल रही है। ऐसे में अगर प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट आने लगे, समय पे आने लगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिन का जो इन्फेक्शन रेट है वो कितना ज़्यादा है, एक दिन में कितने पेशेंट सामने आ सकते हैं। ये वो तमाम हालात हैं जो दिल्ली और देश के हाल बता रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली। तो चप्पे चप्पे से आप तक जानकारी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हमारे संवाददाता पहुंचा रहे हैं। हर खतरे को पार करते हुए वो वहां मौजूद हैं ताकि आप तक पूरी तस्वीर पहुंचा सके। रजनीश सिन्हा पटना से हमारे साथ में मौजूद है, अवनीश चौधरी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है, मुंबई से ज्योत्सना हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन दिल्ली की एयरपोर्ट हमने यहाँ पर देखी और देश की राजधानी दिल्ली से शुरुआत यहाँ पर करेंगे। अवनीश, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, नाइट कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू आ गया और तमाम जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी है। बावजूद इसके 24,000 का ये बड़ा आंकड़ा देखिए किस तरह से सामने आ रहा है। जी सबीना, बिल्कुल 24,000 केस का मतलब है कि हर घंटे 1,000 केस। और मैं फिर ये बताऊंगा कि जिस तरीके से दिल्ली में जो रिपोर्ट पेंडिंग है, बड़ी संख्या में लोग कोविड के इलाज के लिए, टेस्ट के लिए भटक रहे हैं, ना लोगों को इलाज मिल रहा है, ना उनके टेस्ट हो पा रहे हैं। अगर प्रॉपर टेस्ट होने लगे तो ये आंकड़ा 3 गुना भी ज़्यादा हो सकता है एक दिन के अंदर। मतलब ये कंडीशन तब है जब लोगों के टेस्ट भी नहीं हो रहे हैं। हमें बहुत सारे लोग मिले जो घंटों वहाँ पे कोविड टेस्ट के लिए लाइन में लगे थे लेकिन उनको वापस लौटाया गया। ये बड़े अस्पतालों का हाल है, जो लोकल डिस्पेंसरियाँ हैं वहाँ लोगों को टोकन नंबर बिल्कुल जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उस तरह से हालात फिलहाल सुधरते नजर नहीं आ रहे। खासतौर से स्वास्थ्य विभाग का मजबूत होना इस वक्त में कितनी बड़ी जरूरत है ये हर कोई जानता है। आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में लॉकडाउन पर आज बड़ा फैसला मुमकिन है। बिहार में नीतीश कुमार की अहम बैठक है। आज बिहार के सभी कलेक्टर के साथ सीएम नीतीश कुमार की यह बैठक होने वाली है। कल बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग यहां पर हुई थी। जिस तरह से देश की राजधानी से तमाम बड़े आंकड़े से दहशत मची हुई है, बिहार भी इससे छूता नहीं। लगातार मामलों में इजाफा होता जा रहा है और लॉकडाउन को लेकर अहम फैसला यहां पर हो सकता है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की यह अहम बैठक है, नजर बनी हुई है और सभी कलेक्टर जो हैं उनके साथ सीएम नीतीश कुमार की यह बैठक बताई जा रही है कि होने वाली है। देखिए कल भी मीटिंग हुई थी। दरअसल बैठकों का जो दौर है वो लगातार यहां पर जारी है, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो या राज्य सरकारें की तरफ से हो, कोशिश की जा रही है। 2 तस्वीर आप यहां पर देख लीजिए। देखिए किस तरह से एक्शन में नीतीश सरकार यहां पर नजर आ रही है। वहीं पर 34 लोगों की जिंदगी जिस तरह से चली गई, 7,870 केस यहां पर सामने आए, उसे लेकर जानकारी हम रजनीश सिन्हा से लेंगे। रजनीश, क्या कुछ आज इस बैठक को लेकर आपके पास जानकारी है और किस तरह से लॉकडाउन को लेकर फैसला हो सकता है? देखिए सबीना, कल राज्यपाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें सर्वदलीय बैठक थी। तमाम दलों के नेता मौजूद थे। सभी ने अपने अपने तरीके से सुझाव दिए हैं। तेजस्वी यादव ने अपने तरफ से 30 सुझाव दिए हैं। लॉकडाउन को लेकर सभी के अलग अलग मंतव्य थे। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने सबकी बातें सुनी हैं और आज बिहार के तमाम जिला अधिकारी के साथ नीतीश कुमार बैठक करेंगे। तमाम पदाधिकारी मौजूद होंगे, उच्च अधिकारी मौजूद होंगे।
और उनके साथ चर्चा होगी, समीक्षा होगी कि बिहार की स्थिति क्या है। हर दिन अमूमन बिहार भर में 7,500 से 8,000 केसेज आ रहे हैं और वो भी तब जब टेस्टिंग पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, टेस्टिंग रिपोर्ट में डिले हो रहा है, तब इतने ज़्यादा मामले आ रहे हैं। सबीना, तो आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि आज दोपहर बाद वो निर्णय लेंगे कि बिहार में आने वाले दिनों में किस तरीके से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार कदम उठाएगी। लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, आंशिक रूप से लॉकडाउन होगा या पूर्ण लॉकडाउन होगा, सरकार इन तमाम बातों की समीक्षा कर रही है। कल उन्होंने सभी दलों के मुख्य नेताओं के साथ और प्रदेश अध्यक्ष के साथ बात करके ये तय कर लिया है कि उनकी क्या सोच है, वो कैसे सोचते हैं कि बिहार में आगे आने वाले वक्त में लोगों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। और अब आज जो बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर जिले के जिलाधिकारी से बात करेंगे, मुख्य सचिव होंगे, गृह सचिव होंगे, स्वास्थ्य सचिव होंगे, स्वास्थ्य मंत्री होंगे, तमाम लोग मौजूद होंगे और इस बैठक के बाद एक निर्णय होगा। क्योंकि देखिए, बिहार में एक परेशानी सबसे बड़ी ये है सबीना कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। कल जो पटना का एनएमसीएच अस्पताल है उसके अधीक्षक ने रेजिग्नेशन ऑफर कर दिया है स्वास्थ्य सचिव को, क्योंकि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। ये हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और इन्हीं हालातों पर काबू पाना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत दिखाई देती है। यही वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है कि संबंधित विभाग को और ज्यादा यहाँ पर मजबूत होना होगा। मुंबई की तरफ रुख करते हैं, ज्योत्सना हमारे साथ मौजूद है। मुंबई की तस्वीर यहाँ पर किस तरह से ज्योत्सना आंकड़ों के जरिए सामने आ रही है और जिस तरह से मैंने लॉकडाउन की एक तस्वीर यहाँ पर ब्रेक दी चेन के तहत नजर आती है, क्या उस पर चलने की कोशिश मुंबई वासी कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने दिखाया अपनी तस्वीरों में कई बार कि मुंबई में लगातार जो है वो धारा 144 का उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कैसे लोग जो है यहाँ पर 4 से 5 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है गप्पे मारने के लिए एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, जबकि ये अलाउड नहीं है। पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में ऐसी कई तस्वीरें आपको दिखाई देंगी जहाँ पर जो इसेंशियल सर्विस है, अत्यावश्यक सेवा है, उसके अलावा भी दुकानें शुरू रहती है। और हम आपको बता दें, इस वक्त हम मुंबई के जोगेश्वरी स्थित हिंदू हृदय बाला साहेब ठाकरे ट्रॉमा केयर सेंटर के ये जो बीएमसी का अस्पताल है, यहाँ इसके सामने खड़े हैं, जहाँ से कल ही पेशेंट जो है जिनको ऑक्सीजन की कमी पाई गई थी उनको अभी दूसरी जगह उनको शिफ्ट कराया गया है। ऐसे 6 अस्पताल है मुंबई में जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से पिछले 24 घंटे में 168 पेशेंट को जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। यानी कि लोग तो नियमों का उल्लंघन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रशासन के पास भी अभी स्वास्थ्य सुविधा जो है वो बिल्कुल भी कम है। जिस तरह से संख्या अगर बात करें, आंकड़ों की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में 67,000 से भी ज़्यादा कोरोना मरीज पाए गए हैं, लेकिन उतनी मौजूदा स्थिति में स्वास्थ्य सुविधा मौजूद नहीं है। इसकी वजह से मुंबई जैसे शहर जहां हम कहते हैं कि किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर स्वास्थ्य सुविधा सबसे अमीर महानगर पालिका कोई है तो वो मुंबई महानगर पालिका है। और मुंबई महानगर पालिका की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को बिल्कुल कहीं बेड्स की कमी है, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं डॉक्टर्स की कमी सामने आती है, तो कहीं व्यवस्थाएं चरमराती हुई नजर आती है और बढ़ते आंकड़ों के बीच ये हालात जो हैं वो बेकाबू दिखाई देते हैं। लेकिन सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है ताकि हर तस्वीर, हर आंकड़े आपके सामने रख सके। खुद अपनी जिंदगी का एक बड़ा खतरा हमारे संवाददाताओं के ऊपर भी है, लेकिन पूरी सावधानी बरतते हुए वो इस वक्त देखिए फील्ड में मौजूद है ताकि आप सावधान यहाँ पर हो सकें। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आगे बाकी संवाददाताओं से भी हम बातचीत करेंगे, आंकड़े उनके जरिए देश के सामने रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हासिल होते हैं। तो नया स्ट्रेन, भयंकर पेन, लगातार हर तस्वीर, हर आंकड़े आपके जरिए हमारे जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं और मकसद यही है कि आप पूरी तरह से सतर्क और सावधान हो सके। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे वाराणसी के अधिकारियों के साथ सुबह 11 बजे, यानी कि अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। वाराणसी में कोरोना के हालात की समीक्षा बैठक यहां पर होने वाली है इस मीटिंग के जरिए, साथ ही डॉक्टर्स से भी हालात पर चर्चा की जाएगी। तो डॉक्टर्स की विशेष टीम होगी, एक्सपर्ट की विशेष टीम होगी, जिससे कोरोना के बढ़ते इस प्रकोप को लेकर चर्चा होगी, समीक्षा यहां पर की जाएगी। ये 5 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि ब्रेक दी चेन यहां पर हो सके। कोरोना की वो रफ्तार, वो चेन जो लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसमें थोड़ी भी कमी देखने को नहीं मिल रही है, वो चेन यहां पर ब्रेक हो सके। ऐसे में हमें और आपको पूरी तरह से जिम्मेदारी निभानी होगी। एक और बड़ी खबर, गोरखपुर में सड़कें सूनी है, लिहाजा प्रशासन पूरे इलाके को सैनिटाइज करने में लगातार जुट गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता दीपक श्रीवास्तव। गोरखपुर में 35 घंटे के लॉकडाउन में पूरे शहर को सैनिटाइज करने के लिए नगर निगम की कई टीमें निकली हैं। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड के तमाम अधिकारी और कर्मचारी इसमें सड़कों पर हैं।
तमाम जो चौराहे हैं, जो व्यस्त चौराहे हैं, हर रोज़ जहाँ पे हज़ारों लोगों की भीड़ होती है, उन सभी चौराहों पे आज सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। नगर निगम की यहाँ पे लगभग 1 दर्जन टीमें हैं जो शहर के सभी वार्डों में जा रही हैं और उन वार्डों में लोगों के घरों के साथ साथ जितने भी सार्वजनिक स्थल है, जैसे दुकानें हैं, इसके अलावा अस्पताल है, उन सभी जगहों को सैनिटाइज करने का काम आज चल रहा है। 70 वार्डों में आज ये पूरे दिन और शाम तक इसी तरह से काम चलने वाला है। हमारे साथ गोरखपुर के नगर आयुक्त अविनाश सिंह साहब हैं जो अभी इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की है। सर ये बताइए, आज जो सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, कितना एक अगर कहें तो शहर को आप लोग आज सैनिटाइज करने का लक्ष्य है वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, जैसे आपको मालूम है कि शासन के दिशा निर्देश के अनुरूप जो है एक महा सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे जितना भी कॉमर्शियल एरिया है, मार्केटिंग एरिया है और जो घनी बस्तियां हैं, उन सभी 70 वार्डों को हम लोग कवर कर रहे हैं। और अभी हम लोग इसकी पूरी शुरुआत, तेरी पूरी टीम निकली हुई है, पूरी करती हुई जा रही है आगे ये है। और ये प्रयास रहेगा कि इसके माध्यम से हम लोग जो एक संक्रमण की जो तेज़ी को काफ़ी हद तक हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। लोगों से भी सर कुछ अपील करेंगे आप, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं वो अभी इस चीज़ को लेकर के अभी बहुत जागरूक नहीं दिख रहे हैं? देखिए, मेरा एकदम ये कोरोना से जो लड़ाई है उसमें उनको खुद भी सतर्कता बरतनी होगी और हर समय उनको, चाहे वो घर में भी रहें, उनको मास्क का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ साथ किसी से भी जो है 2 गज की दूरी से वो अपनी बातचीत करें और कोशिश करें कि ज़्यादातर समय जो है वो घरों के अंदर रहें। कोई बहुत आवश्यक काम है तो भी बाहर रहें। बिल्कुल, सैनिटाइजेशन करने का काम नगर निगम का है, लेकिन सुरक्षा बरतने का काम आपका है, हमारा है। और घरों में आप रहिए। रविवार का दिन आज है। पूरी तरह से आज शहर को अगर कहें तो जितने भी 70 वार्ड हैं उनको अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है और तमाम टीमें उस सेक्टर के हिसाब से काम कर रही हैं। नगर निगम की टीमों के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीमें पूरे शहर में आज सैनिटाइजेशन का काम कर रही हैं और कोशिश है कि आज शाम तक शहर के जितने 70 वार्ड है और इन 70 वार्डों में लोगों के घरों के साथ साथ उन सभी सार्वजनिक जगहों को सैनिटाइज किया जा सके जहाँ पर सीधे तौर पर लोगों का आना जाना होता है और संक्रमण की जो रफ्तार है उसको कम करने की कोशिश आज पूरे दिन इन 35 घंटों में अगर कहें जो 35 घंटे का लॉकडाउन है उसमें करने की कोशिश है गोरखपुर नगर निगम की। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश के हालात आपके सामने हैं, लेकिन लखनऊ में क्या कुछ इस वक्त कोरोना को लेकर तस्वीर सामने आ रही है। हमारे साथ अनिल यादव मौजूद है। अनिल, क्या कुछ देखने को मिल रहा है लखनऊ की सड़कों से? क्या वो सन्नाटा नजर आ रहा है जिसकी उम्मीद की जा रही है? देखिए, 2 तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले लॉकडाउन की तस्वीर दिखाते हैं कि चौराहा जो लखनऊ का बहुत मशहूर चौराहा है 1090 यानी कि 1090 चौराहा, यहाँ पर तो सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं, लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं और रोज़ के ट्रैफिक के मुकाबले 2% ट्रैफिक दिख रहा है। 98% लोग अपने घरों में हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, सरकारी अमला लॉकडाउन नहीं है, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और तस्वीर ऐसी है कि मालूम कोरोना पर चढ़ाई करनी हो, कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी हो। नगर निगम की गाड़ियां आपको दिख रही होंगी लगातार, जहां तक आपकी निगाह जा रही होगी वहां तक नगर निगम की गाड़ियां दिख रही, नगर निगम के कर्मचारी दिख रहे हैं नीली पीपीई किट में, और वो आज लखनऊ के एक बड़े हिस्से को सैनिटाइज करने जा रहे हैं। कल उन्होंने आलमबाग, इंदिरा नगर, अलीगंज को सैनिटाइज किया था और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के मंडलायुक्त। सर, ये बताइए कि क्या कैसे चल रहा है लखनऊ में सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम और कोरोना को रोकने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? आपकी ड्यूटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हमारे डीएम खुद पॉजिटिव हो गए, तो कमान जाहिर बात है आपके हाथ में। सर, ये कोरोना कंटेनमेंट के लिए जितनी भी बिल्कुल अनिल, ये बातचीत आगे जारी रखिएगा, आपके पास आगे भी रुक करेंगे, बाकी संवाददाताओं की तरफ भी जाएंगे समझने के लिए तस्वीर को, लेकिन एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर रुक रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के शहडोल में 6 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। ऑक्सीजन की कमी की वजह से बताया जा रहा है कि इन 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से देखिए किस तरह से 6 जिंदगियां कोरोना के इस कहर को नहीं झेल पाई, क्योंकि कोरोना के बाद सीधा असर आपकी सांसों पर पड़ता है और ऑक्सीजन लेवल जब एक तय सीमित हिसाब से नीचे जाता है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और भोपाल से हमारे संवाददाता शुभम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 6 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा सबीना आपने। 6 मरीजों की दुखद मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है और खुद अस्पताल प्रबंधन ने इस बात को माना है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में लगातार ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की मौत हो रही है। इससे पहले हमने भोपाल के जेपी अस्पताल में देखा जब 2 लोगों की मौत हुई, खरगोन में हमने देखा जब 2 लोगों की मौत हुई। तो मध्य प्रदेश का ऐसा कोई ज़िला नहीं बचा है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी ना हो। सरकार भले ही ये दावा कर रही है कि स्वास्थ्य मंत्री भले ही ये कहें कि कोई कमी नहीं है, मगर इस तरह के आंकड़े, इस तरह की घटनाएँ बतलाते हैं
सच्चाई को कि मध्य प्रदेश में इस वक्त क्या हाल है। अस्पताल में बेड नहीं मिलता है, बेड मिलता है तो ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है तो रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलता है। ये हालात बने हुए हैं शहडोल में। कल अगर हम इंदौर की बात करें तो 30 टन का ऑक्सीजन का जो ट्रक है वो इंदौर में पहुंचा है, जहां पर उसके स्वागत सत्कार में आप देखिए सभी ना तकरीबन 40-45 मिनट खर्च कर दिए जाते हैं। आप अनुमान लगाइए इस 40 मिनट 45 मिनट में कितने मरीजों की जान बचाई जा सकती थी या उन्हें कितनी जरूरत होगी। बहरहाल शहडोल में जान बचाई जा सकती थी, जान बचाई जा सकती है। अब भी जो संबंधित विभाग हैं उन्हें और ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर आपको ये बड़ी खबर बता दें, गुजरात के साबरमती से ये सबसे अहम खबर। साबरमती स्टेशन की पर जांच में 34 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल हरिद्वार कुंभ से ये सभी लोग लौटे हुए हैं। सभी का स्टेशन पर रैपिड टेस्ट भी किया गया, जिसमें ये 34 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हरिद्वार कुंभ पर गुजरात सरकार के निर्देश सामने आए हैं। कुंभ से लौटे सभी लोगों को RT-PCR टेस्ट यहां पर करना होगा। कुंभ से लौटे लोगों को 14 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को इसके आदेश दे दिए हैं। सख्ती से इसका पालन यहां पर करना होगा। दरअसल कुंभ को लेकर जिस तरह से कोरोना विस्फोट की तस्वीर सामने आई, उसके बाद राज्य सरकारें एक्टिव मोड पर आ चुकी हैं। जो लोग कुंभ में गए, अब उसके लौटने के बाद में उन्हें अपना RT-PCR टेस्ट यहां पर करना होगा। पॉजिटिव आने पर सामान्य जिंदगी यहां पर जी सकते हैं, लेकिन अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो जाहिर सी बात है उन्हें क्वारंटीन रहना होगा, उनका इलाज यहां पर किया जाएगा। रिपोर्ट का नेगेटिव यहां पर आना जरूरी है और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यहां पर सख्ती की जाएगी। अगर आप इससे बचने की या छिपने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे भी कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए टेस्ट जरूर करवाएं। और दिल्ली सरकार ने कुंभ से लौटने वाले लोगों के लिए निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक कुंभ से लौटे सभी लोगों को 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। इसके साथ ही ऐसे लोगों से दिल्ली सरकार ने अपील भी की है कि वो अपनी जानकारी दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर खुद से भी जरूर दें, जिससे जरूरी उपाय किए जा सके। ज्यादा जानकारी इस पर दे रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता अविनाश चौधरी। कुंभ के चलते जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी, उससे ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर जिस तरीके से देश में कोरोना का संक्रमण, कोरोना की जो लहर है वो तेज होती जा रही है, उसमें इसके ऊपर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही। ऐसे में PM मोदी ने जब प्रतीकात्मक कुंभ की बात करी और जो अखाड़े हैं उनसे अपील करी कि 2 स्नान हो चुके हैं, अब आप इसे प्रतीकात्मक तौर पर लें, तो उसके बाद दिल्ली सरकार ने भी जब यह आदेश जारी कर दिया है कि जो लोग भी हरिद्वार कुंभ गए हैं या जाएंगे, उनका 14 दिन से उनको अनिवार्य तौर पर होम क्वारंटीन किया जाएगा और अगर वह आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उनको दिल्ली सरकार द्वारा तय किए गए क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा जाएगा। और इसके लिए जब बाकायदा DM लेवल पर जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं, तो यह जानकारी मिल रही है कि जितने दिल्ली सरकार के DM हैं, डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं, उनकी अगुवाई में एक स्पेशल टीम बनाई जा रही है जो इस तरह के डाटा का अध्ययन कर रही है और जो लोग इस जानकारी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और उनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन है वह लिया जाएगा और उनको अनिवार्य तौर पर दिल्ली सरकार द्वारा तय किए गए होम क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। और अविनाश चौधरी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे और चाहेंगे कि जल्द पूरी डिटेल आप यहां पर दिल्ली वासियों के लिए पहुंचाएं कि जो लोग कुंभ से लौट रहे हैं, जो लौट चुके हैं, उन्हें किन नियमों का पालन यहां पर करना होगा, वो भी सख्ती से। जी बिल्कुल, जो आदेश है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 4 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में जो लोग भी कुंभ जाएंगे या जाने का प्लान कर रहे हैं, वो इसके बारे में दिल्ली सरकार की जो वेबसाइट है delhi-government.in, इस पर जाकर अपना नाम, पता, अपनी ID प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे ताकि दिल्ली सरकार को ये अपडेट रहे कि कौन कुंभ जाकर लौट कर आया है, कौन कुंभ जाने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि उसको क्वारंटाइन अनिवार्य तौर पर किया जाए। अगर वह जानकारी छिपाता है तो ये साफ तौर पर कहा गया है जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो इसमें एक्शन लेंगे और इनको जो दिल्ली सरकार द्वारा तय जगह है, जो क्वारंटाइन सेंटर है, वहां पर इनको भेजा जाएगा। तो ये एक सख्त आदेश के तौर पर लिया जाना चाहिए कि अगर आप कुंभ जा रहे हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए आपको खुद अलर्ट रहना होगा, नहीं तो सरकार आपकी वजह से दूसरों को खतरे में नहीं डालेगी। इस आदेश का सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर आप
कुंभ गए हैं या कुंभ से लौट कर आए हैं तो अपनी जानकारी ना छुपाएं, ताकि आपकी वजह से संक्रमण और आगे ना फैले, तो आप होम क्वारंटाइन हो जाएं। इस तरह का आदेश बिल्कुल अवनीश, और यहाँ पर जिम्मेदारी हर किसी को समझनी होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जहां पर लोग अपनी जानकारी छिपाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसी कोशिश आपके मन में भी आ रही है तो ऐसी कोशिश ना करें। ये आपके लिए, आपके अपनों के लिए, पूरे समाज के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, उसकी मिसाल हम पहले ही देख चुके हैं और ऐसी तस्वीर सामने नहीं आनी चाहिए। एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 1145 नए केस सामने आए हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शहनवाज हमारे साथ में मौजूद है। शहनवाज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है जम्मू कश्मीर घाटी में किस तरह से कोरोना की वजह से अमन चैन जा रहा है? देखिए बिल्कुल सबीना, और जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 हफ्ते में जम्मू कश्मीर में 7 गुना केसेस जो हैं वो यहां पर बढ़ गए हैं। और यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका साफ कहना है कि जम्मू कश्मीर जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ यहां पर आगे बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर सरकार की तो कई बड़े कदम जम्मू कश्मीर सरकार ने यहाँ पर उठाए हैं। पंजाब और जो हिमाचल का बॉर्डर लगता है सबीना, उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है और अलग अलग यहाँ पर कोरोना टेस्टिंग सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम जम्मू और कश्मीर की बात करें तो लगातार रैंडम सैंपलिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन सबीना, जो एक बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है वो ये है कि जो रैंडम सैंपलिंग यहाँ पर हो रही है उसके बाद जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उसके लिए ना तो यहाँ पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके पास कोई तरीका है कि उनको कैसे उनके घर भेजना है, ना ही पुलिस डिपार्टमेंट के पास कोई तरीका है। ऐसे में टेस्ट अगर पॉजिटिव भी आता है तो लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि वो घर जाके आइसोलेशन में चले जाएं। ऐसे में एक कोरोना बम के इस तरह ये लोग जो हैं वो पूरे यहाँ पर घूम रहे हैं और इससे कोरोना का फैलने का खतरा जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है सबीना। लेकिन कोशिश सरकार की तरफ से लगातार जारी है। लगातार जो लोग यहाँ पर मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं, खासतौर पर जो शैक्षिक संस्थान है, खासकर यूनिवर्सिटी हैं या कॉलेजेस हैं, उनको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। 30 अप्रैल तक जितने भी स्कूल्स और जितने भी कॉलेजेस हैं उनको बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो गैदरिंग, सोशल गैदरिंग थी उसको भी लिमिटेड कर दिया गया है। बिल्कुल, एहतियातन राज्य सरकारें अपने हिसाब से कदम उठा रही है। ऐसे में जनता को समझना होगा कि इस वक्त खुद पर एक बड़ी जिम्मेदारी है सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क लगाने की। अगर नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू है या लॉकडाउन है तो फिर उसमें नियमों का पालन पूरी तरह से करने की। श्री प्रपंच हमारे साथ चेन्नई से बने हुए हैं। श्री प्रपंच, चेन्नई की क्या तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है? तमाम राज्य के आंकड़े यहाँ पर क्या कुछ बताते हैं? किस कदर यहाँ पर हालात बिगड़ रहे हैं या फिर किसी तरह से काबू में आते नजर आते हैं? तमिलनाडु में 9,344 कोविड-19 केसेस हैं। इसमें से 39 लोगों की मृत्यु हो गई है कोविड-19 के कारण। अगर देखा जाए तो तमिलनाडु की स्थिति हम बता दें कि बहुत ही बद से बदतर होती जा रही है दिन ब दिन। अगर देखा जाए तो यहाँ पे पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 9,000 से ज़्यादा केसेस आज दर्ज हुए हैं। साथ ही साथ हम बता दें कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि लोग, अगर कहा जा सकता है कि अभी भी सावधानी नहीं बरत रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग मास्क के बिना भी यहाँ पे घूमते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अभी तमिलनाडु प्रशासन से पूछा गया था कि वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है। तमिलनाडु सरकार ये कह रही है कि अभी इनफैक्ट 5 लाख वैक्सीन्स यहाँ पे अभी होल्ड में है, इनफैक्ट यहाँ पे स्टोर में है। साथ ही साथ देखा जा सकता है कि वैक्सीन अभियान में अगर देखा जाए तो प्रतिदिन 1.5 लाख वैक्सीनेशन लोग ले रहे हैं, 1.5 लाख लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं। तो अब देख सकते हैं कि प्रतिदिन जो टेस्टिंग भी हो रही है, 1 लाख लोगों के टेस्टिंग RT-PCR टेस्ट की जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरह यहाँ पे सावधान है। साथ ही साथ अगर बेड्स की बात की जाए तो यहाँ पे करीब 85,000 बेड्स की यहाँ पे सुविधा है। अभी सिर्फ केसेस 9,000 केसेस है, इसमें से ज़्यादातर लोग सेल्फ आइसोलेशन में हो सकते हैं। सिर्फ एक्सट्रीम सीवियर केसेस को हॉस्पिटल लाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बेड्स की सुविधा भी है। सिर्फ वैक्सीनेशन की एक कमी नज़र आ रही है और वो भी हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने इनफैक्ट वैक्सीनेशन की मांग केंद्र सरकार से की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन जल्द ही आ सकता है। मगर यहाँ पे देख सकते हैं कि सावधानी जो है, लोग मास्क पहनना और दूरी बरतना, ये यहाँ पे फॉलो नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, और बेहद जरूरी हो जाता है कि जहाँ पर एक तरफ राज्य सरकारें, संबंधित विभाग, प्रशासन, सिस्टम, पुलिस विभाग हर कोई सख्ती कर रहा है तो दूसरी तरफ हमारी खुद की भी जिम्मेदारी यहाँ पर क्या बनती है। एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं और भी आंकड़ों के जरिए तस्वीर जनता के सामने रखेंगे। मकसद यही है कि आप सावधान रहे, सतर्क रहें, क्योंकि अगर आप ये दोनों रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक बहुत जल्द हासिल होगा।
और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। कोरोना के चलते जी-मेन परीक्षा जो है टाल दी गई है। आपको बता दें कि अप्रैल में ये परीक्षा यहाँ पर होनी थी। परीक्षा की तारीख का ऐलान यहाँ पर किया गया था, लेकिन बाद में अब ये ऐलान यहाँ पर होगी 27 से 30 अप्रैल तक के बीच जी की ये परीक्षा यहाँ पर होनी थी, जिसे टाल दिया गया है। अब परीक्षा की जो तारीख है वो टाली गई है। आगे इसकी तारीख जब तय की जाएगी तब इसका ऐलान किया जाएगा। और अब बात करने जा रहे हैं हम महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 67,123 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में आपको बता दें कि 419 लोगों की मौत हो गई। मुंबई का जिक्र कर लेते हैं। महज 24 घंटे में 8,811 नए मामले सामने आए, तो वहीं 24 घंटे में 51 मरीजों की मौत हो गई। पुणे में 24 घंटे में 12,825 नए मामले सामने आए। पुणे में 24 घंटे में 30 मरीजों ने दम तोड़ दिया। देखिए किस तरह से हालात यहाँ पर बने हुए हैं। देश भर से आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र इस फहरिस्त में पहले नंबर पर पहुंच चुका है। ज्योत्सना हमारे साथ, हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। ज्योत्सना, आंकड़े डराते हैं, लेकिन साथ साथ में तस्वीर क्या दिखाई देती है? जिस ब्रेक दी चेन की मुहिम का आगाज किया गया था, उसकी क्या कोशिश यहाँ पर कामयाब होती दिखाई देती है? क्योंकि आंकड़े तो साफ साफ इनकार कर रहे हैं। देखिए, हम कह सकते हैं कि जब हम सोमवार से शुक्रवार की अगर बात करें तो लोग अभी भी सड़कों पर है। बेवजह लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। शारीरिक दूरी, जो सामाजिक दूरी है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पीछे ये तस्वीर है कि जहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री ने धारा 144 लागू की है, जिसके तहत 4 लोगों से भी ज़्यादा लोग एक जगह पर मौजूद नहीं रह सकते। ऐसे में मुंबई के कई सड़कों पर आपको, सिर्फ मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र के कई सड़कों पर आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिल सकता है जहाँ पर लोग खुद ही सहयोग नहीं दे रहे। दूसरी तरफ ये है कि मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर, यहाँ पर लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अगर सिर्फ हम इसकी बात करें, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से जो नियम बनाए गए हैं उसका लोग उल्लंघन तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो खासतौर पर मार्केट में दिखाई देता है, जो इसेंशियल सर्विस बताई गई है, उसमें भी कई सारी दुकानें शुरू रहती है। अब ऐसे में प्रशासन हो या राज्य सरकार हो, लगातार ये चाहती है कि लोग भी उसे सहयोग करें ताकि बेकाबू होते कोरोना को हम रोक पाए। बिल्कुल, लगातार अपील की जा रही है। ब्रेक दी चेन मुहिम का जो आगाज किया गया है, जो मिनी लॉकडाउन यहाँ पर लगाया गया है, जितना ज्यादा हिस्सेदारी जनता की सामने आएगी उतना ज्यादा जो है कोरोना का प्रभाव कम होगा, ये हर कोई जानता है। लेकिन अफसोसनाक तस्वीर ये सामने आती है कि लापरवाही के चलते आंकड़े बढ़ रहे हैं। भोपाल की तरफ रुख करते हैं। शुभम हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, ऑक्सीजन की वजह से मरीजों की मौत अपने आप में बेहद दुखद है, उन परिजनों के लिए भी, और सिस्टम पर एक बड़ा सवाल भी है। लेकिन क्या इसे लेकर सख्ती नजर आती है प्रशासन की तरफ से? क्योंकि सरकारें तो कह रही हैं कि हम संबंधित विभागों को सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई मरीजों का इलाज होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आप हैं, वो हकीकत नजर आती है। देखिए सबीना, जब हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं, मंत्रियों की बात करते हैं, जो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, बैठक करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि स्थिति सामान्य है, स्थिति ठीक नहीं है, स्थिति ठीक है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, मगर जब ग्राउंड पर जाते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, तो वहाँ पर सच्चाई निकल कर आती है कि मरीज़ खासे परेशान हैं, उनके परिजन परेशान हो रहे हैं, ऑक्सीजन की खासी कमी है। अगर सरकारी अस्पतालों में आप देखें तो बेड्स उपलब्ध नहीं है। किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो 3-4 दिन तो उन्हें बेड ढूंढने में लग जाते हैं, अस्पताल में कहाँ पर मिले। निजी अस्पतालों की आप बात करेंगे तो वहाँ पर किस तरह से चार्जेस लिए जा रहे हैं, पैसा लिया जा रहा है। दूसरी तरफ आप शेडोल में आज ही देख रहे हैं कि 6 मरीजों की जो है वो मौत हो चुकी है। तो स्थिति मध्य प्रदेश में काफ़ी भयावह है। आप रोज़ाना हेल्थ बुलेटिन जारी होता है, उसमें सरकार बताती है 25-30 मौतें हुई हैं, मगर जब हम शमशान कब्रिस्तान में जाते हैं सिर्फ एक ही शहर में, तो पता चलता है कि 60 से 70 और इसे लेकर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे थे कि शवदाह के जो आंकड़े हैं और जो मौत के सरकारी आंकड़े जारी होते हैं, आखिर उसमें इतना बड़ा अंतर भी क्यों नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। आप सभी अपनी सेहत का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस तरह से आप सभी यहाँ पर पहुँचा रहे हैं जनता तक पूरी जिम्मेदारी के साथ ये रिपोर्ट्स, उसके बाद जनता को भी यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी के साथ समझने की जरूरत है कि हमारी अनदेखी हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए और इस देश के लिए किस तरह से भारी पड़ रही है। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे।